नमस्कार, फेस टू फेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि विरासतें हमारी जिंदगी का सरमाया है। ये वो कल के विरासतों के ही बीज थे जो आज मजबूत दरख्त बन चुके हैं, या यूं कहें कि इनकी साए तले पीढ़ियां दर पीढ़ियां रोशन हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि 3 पीढ़ियां हैं जो एक ही प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं और अपनी कामयाबी की दास्तान खुद लिख रही हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं एक सक्सेसफुल लॉयर मिस्टर जी.के. बंसल, उनके सन मिस्टर संजय बंसल और आप हैं ग्रैंड डॉटर स्वाति बंसल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर, अगर मैं लॉ प्रोफेशन की बात करूं जिसमें आपने बहुत सक्सेस हासिल किया है, ये 50 सालों का सफ़र रहा है, ये सफ़र कैसा था? बहुत ही मेहनत और कम्पिटिटिव प्रोफेशनल कमिटमेंट का रहा है और एवरी मोमेंट आई एंजॉयड इट। और फॉर्चुनेटली मुझे एक के बाद एक सक्सेस मिलता चला गया, गॉड ग्रेस एंड माय हार्ड वर्क मे बी, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट आई हैव नेवर सीन बैक. I have never seen back, and I thought that my kids will do better. Therefore, I always force them that they should be lawyer. Now, my son is a lawyer, very successful lawyer, rather than बिल्कुल a better lawyer than me. And my granddaughter, perhaps she will be doing, she will be attaining heights in the profession. जी बिल्कुल। अभी जैसे सर ने बोला, आप उनसे बेटर लॉयर हैं। अगर मैं आपको कहूँ बीइंग अ सन, अगर आप इनकी सक्सेस को अगर कहें तो आप कैसे देखते हैं अपने फादर को? जैसा कि अभी बता रहे थे मेरे फादर की स्ट्रगल हुई है लाइफ में, पीछे मुड़ के नहीं देखा कभी पर, और कॉम्पिटेंस है और उस कॉम्पिटेंस के मुताबिक काम किया, मिला और अच्छे तरीके से आगे बढ़े। कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और कभी विफलताएं या जो पार्ट हैं ज़िंदगी का एक प्रोफेशनल करियर में, उसको पॉजिटिवली लेके उसको सही दिशा में जो है प्रोग्रेस की। और आई थिंक ही हैज़ डन अ ट्रेमेंडस जॉब। बहुत बढ़िया इनका करियर रहा है 50 साल का। अभी 50 साल कंप्लीट किए हैं हमारे फादर ने 2020 में नवंबर में। तो मैं देखता हूँ कि ही इज रोल मॉडल फॉर मी। मेरे लिए एक आदर्श हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ। मतलब आप इनको अपना आइकन मानते हैं। स्वाति, आप 3rd जनरेशन है एंड मैं अगर देखती हूँ आप दोनों में जनरेशन गैप बहुत है, तो आप इसको कैसे मैनेज करते हो? जनरेशन गैप, आई थिंक ही इज़ वेरी ओपन माइंडेड। उनका ऑलरेडी काफ़ी ये है कि हाँ मेरा टाइम चला गया है, विद टाइम्स आगे थोड़ा बढ़ना है उन्हें भी, तो उनकी थिंकिंग खुद भी काफ़ी चेंज है टुवर्ड्स मी। तो थैंकफुली हम लोगों का एक कॉमन ग्राउंड आ जाता है जहाँ पे मुझे भी ये समझ में आता है कि हाँ ठीक है, बड़े पापा हैं तो उनकी थोड़ी थिंकिंग उस ज़माने की है और वो भी इसी थॉट से आते हैं कि हाँ नई जनरेशन है तो इनकी चेंज है, तो कहीं ना कहीं मीटिंग ऑफ माइंड्स हम लोगों का हो जाता है। ओके स्वाति, आप इनसे इनकी जो प्रोफेशन से आप इम्प्रेस हुई या फिर फैमिली ने बोला कि नहीं नहीं स्वाति तुमको यही करना है? कॉन्ट्ररी, फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट थी कि नहीं करना लॉ के अलावा कुछ करो। बट हाँ, इनिशियली बड़े पापा ने बहुत सपोर्ट किया। ही वाज कि नहीं, अगर तुम्हारा मन है तो डेफिनेटली करो। एंड बचपन से आई ऑलवेज बिन, इन सबके बीच में रहने का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है आप पे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड था कि यही करना है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सपीरियंस था जो आपके साथ, आपने उसको एक्सेप्ट किया एंड एज अ लॉ प्रोफेशन आपने चुना। बिल्कुल। सर, आप 1st जनरेशन थे। फर्स्ट जनरेशन की चैलेंजेस भी बहुत सारे होंगे, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? इनिशियली काम में तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी कोर्ट के वर्किंग से जुड़ा हुआ था और मुझे पता था प्रोसीजरल एस्पेक्ट और फंक्शनल जो तरीका है कोर्ट में काम करने का। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने स्टार्ट किया था। तो सिविल क्रिमिनल लिटिगेशन लॉयरिंग थी उन दिनों जी। तो बहुत बड़ा ज़िला था हमारा करनाल, जहाँ पे काफ़ी काम मुझे मिलता था। तो मैंने 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में किया, फिर हाई कोर्ट में किया जी जी, वहाँ भी सक्सेसफुल रहा। फिर मैं सुप्रीम कोर्ट आ गया एक्सक्लूसिवली 1980 में। 80 से मेरा सफ़र सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ जी जी। उसके बाद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बनने के बाद शायद 7000 केसेस आई हैड डन इन सुप्रीम। ओह वाह। 86 में मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सेक्रेटरी हो गया, 87 में फिर चुना गया,
89 में वाइस प्रेसिडेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट बार का, 91 तक मैं रहा, तो कुछ दिनों एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहा हूँ बार एसोसिएशन का। जी जी। और मेरी खुशकिस्मती रही कि जस्टिस HR खन्ना द ग्रेट, जस्टिस कृष्णा अय्यर, जस्टिस PN भगवती, जी जी। वो मेरे मेंटर रहे। उन लोगों ने मेरे ओह। को गाइड किया और मुझे एक कामयाब वकील बनने में मेरी बहुत मदद की। संजय जी, आप एक बेटे के तौर पे आपने अपने फादर की सक्सेस देखी और आपकी नेक्स्ट जनरेशन यानी आपकी जो डॉटर है स्वाति, वो भी इस प्रोफेशन में। मैं यहाँ पे नेपोटिज्म की बात करूँगी। मतलब हम सभी प्रोफेशन में देखते हैं नेपोटिज्म है और हमें एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन लीगल जो लॉ प्रोफेशन है उसमें भी काफ़ी हद तक आग भी गया है और है भी। तो आप इसको कैसे ये एक अच्छा मानते हैं या उसके कुछ नुकसान भी है जो आपको फेस करने पड़ते हैं? नेपोटिज्म शब्द थोड़ा सा ना इट हैज़ गॉट वेरी वाइड मीनिंग। बेसिकली नेपोटिज्म अगर पेरेंट्स करते हैं डेफिनेटली प्रमोट करने में अपने बच्चों को, तो एक लेवल तक हर प्रोफेशन में अलग अलग इसके कॉनोटेशंस हैं। मैं अपने प्रोफेशन का जिक्र नहीं करूँगा इसके लिए। मैं सपोज पीछे भी बहुत चला कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नेपोटिज्म है। मैं उसी का एग्जांपल देता हूँ कि स्टार सन्स जो होते हैं उनको ब्रेक अच्छा मिल सकता है, लेकिन जब तक उनके अंदर कोई काबिलियत नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो नेपोटिज्म से आपको एक बार चांस मिलता है, जी जी। उसके बाद जो है जो जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन है उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है। और जो लोग जिनके कुछ मेंटर्स नहीं हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, उनको एक स्टेप ज़्यादा चलना पड़ता है। लेकिन जहाँ तक कंपटीशन का सवाल है, मैं समझता हूँ कंपटीशन जो है एक इंट्रोडक्शन के बाद वो बराबर रहता है। और नेगेटिव बात ये होती है कि जो नेपोटिज्म के जो शिकार हैं, जिनके ऊपर नेपोटिज्म का एलिगेशन लगता है, आप उनकी वो पोजीशन समझिए कि उनको अपने को बहुत ज़्यादा प्रूव करना पड़ता है। आप जब इस प्रोफेशन में आए तो आपकी कोई भी फैमिली में नहीं था? क्या आप यही बनना चाहते थे या ज़िंदगी में नहीं, कुछ और करना? मैं वकील नहीं बनना चाहता टू बी फ्रैंक। मुझे पॉलिटिक्स से और वकालत से बहुत चिढ़ थी बचपन से। ये बड़े कमाल की बात है। आई वांटेड टू बी इन आर्मी। ओके। तो मैंने उसी हिसाब से अपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए थे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस का मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था एंड आई स्टूड फर्स्ट इन यूनाइटेड पंजाब बाय स्कोरिंग 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 ओह वाओ। इन 1967। जी तो जी। मैंने कोशिश की, आर्मी में ज्वाइन नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ माई हाइट, और एयरफोर्स में मेरी लेंथ कम थी। तो शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, जिम्मेदारियां थी और कोई रास्ता सूझा नहीं। अफसोस नहीं हुआ होगा आपको इस चीज़ का? अफसोस तो लाइफ था, में? पर जब मैंने वकालत करके शुरू किया काम, तब वो अफसोस जो है बहुत छोटा दिखाई दिया। शायद मैं वहाँ पे इतना अचीव ना कर पाता जो मैंने यहाँ पे अचीव कर लिया प्रोफेशन में। जी बिल्कुल। संजय जी, आपके फादर तो उन्होंने बताया कि भाई वो नहीं आना चाहते थे और मतलब आप कह सकते हैं किस्मत उन्हें ले आई। क्या आपकी भी किस्मत कुछ ऐसी थी? एक्चुअली किसी ज़माने में ये बात हुआ करती थी कि जो कुछ नहीं कर सकते वो वकालत करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरा भी 50-50 था। मैं भी जो है कुछ फाइनेंस के फील्ड में जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। मेरे सब्जेक्ट्स जो थे वो बेसिकली अकाउंटेंसी से रिलेटेड थे और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी या और फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं हुआ और अल्टीमेटली आई पास्ड आउट लॉ, वकील बन गए और आई एम डूइंग वेल। बिल्कुल। और बहुत अच्छा आपका, अगर मैं देखूं एज अ सक्सेसफुल लॉयर, आप बहुत अच्छा आपका करियर है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप इस प्रोफेशन में आए थे उस वक्त आपको कितनी मुश्किलें हुई? क्योंकि उस टाइम ना तो इंटरनेट था, ना तो गूगल था, और अगर हम देखें तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करना है तो बहुत मुश्किलें थी। उस वक्त दरअसल इतने लॉज नहीं थे और इतने फोरम्स नहीं थे, बहुत लिमिटेड सी लॉ थे, लिटिगेशन जो है बहुत थोड़ी थी। हमारी बार में ये समझिए आपके 150 लॉयर थे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में 900 लॉयर थे, सुप्रीम कोर्ट में 700 लॉयर थे जब मैंने ज्वाइन किया। यहाँ तो काम जो मेहनत करता था उसको काम मिलता था और बिना किसी कास्टिज्म के और उसके मिलता था, मेरिट पे मिलता था। जी कोई ऐसी प्रॉब्लम थी नहीं। और आजकल क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे लीगल फोरम्स हैं,
इसलिए भागा दौड़ी ज़्यादा है। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे मैंने बोला टेक्नोलॉजी आजकल तो एक तरीके से ई कोर्ट्स भी हो गए हैं, इसका क्या आपको लगता है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? क्या आपको लगता है इसका बुरा भी असर, अभी जैसे हम कोरोना या कोविड ये सिचुएशन है उसमें क्या लगता है कि कहीं ना कहीं क्लाइंट से कनेक्ट होने में या फिर अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने में थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं या फिर उसके बेनिफिट्स भी हो रहे हैं ज़्यादा? मैं अपनी जनरेशन की बात करूं और उसको कंपेयर करूं अपने फादर की जनरेशन से, तो डेफिनेटली जो जनरेशन से मेरे फादर बिलोंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे सीनियर बार के जो मेंबर्स हैं, बहुत कम मेंबर्स ऐसे हैं जिनको कि इलेक्ट्रॉनिक्स का, गैजेट्स का और इस सिस्टम का पता है। नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज अबाउट ये कि भी ये टेक्नोलॉजी जो है आज की डेट में इसके फ़ायदे हैं कि नुकसान है। मैं ये समझता हूँ पर्सनली, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी से लिटरेट हूँ, कि इसके बहुत फ़ायदे हैं। और कुछ मेंबर्स हैं जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन एक बड़ा सेक्शन हमारी बार का और हमारे प्रोफेशन का ऐसा है जो जानता है और जिनको यूज़ करना आता है, Especially the youth also. द यूथ। पर्टिकुलरली द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन की कोरोना के टाइम पे जिस तरीके से टोटल वर्क जो है हमारा शिफ्ट हुआ है ई कोर्ट्स पे, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग पे, तो ये एक बहुत लोगों के लिए चैलेंज था और बहुत लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद था। तो ये मैं इलिटरेट हूँ और मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है और मैं तो नहीं कर सकता ये सब। हम लोग तो आउटडेटेड हो गए हैं आज की टेक्नोलॉजी में, पर ये है बहुत यही चैलेंजेस हैं, तो यही मैं समझता हूँ कि ये इट इज़ गोइंग टू गो फर्दर फ्रॉम हियर, यहाँ से आगे ही जाएगी ये चीज़, इसको आप रोल बैक नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट आई थिंक। बिल्कुल आपने सही, बिल्कुल सही कहा। सर मैं ये जानना चाहूँगी, आपके वक्त में इमरजेंसी भी थी और आप शायद जेल भी गए थे, क्या क्या वाकया मैंने है उस बारे में इमरजेंसी को अपोज किया था और संजय गांधी को मैं जो है ना संजय वाइटिस कहता हूँ, एक बीमारी थी हिंदुस्तान की, ओके। और मैं उसके खिलाफ बहुत बोलता था, पब्लिक जलसे करता था, हज़ारों लोग मेरी बातें सुनते थे। तो मेरे खिलाफ पुलिस, आईबी, सीबीआई वो सब लिखते रहते थे। मैं उन दिनों एक लेफ्टिस्ट मूवमेंट से भी जुड़ा, इमरजेंसी की अपोजिशन करते वक्त धरने पे मैं बैठा हुआ था करनाल में डिप्टी कमिश्नर के सामने, तो वहाँ मेरे को अरेस्ट किया था। आई नेवर बैक्ड। वो उन्होंने कोशिश की बड़ी कि माफ़ी मांग ले, ये कर ले, वो कर ले, मैंने आई नेवर बॉदर्ड। मेरे खिलाफ 3 केस बने इमरजेंसी में और मैं उतना ही स्ट्रांग हो गया, उतना ही ज़्यादा लड़ा, और आज भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, कुछ भी लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ। संजय जी, पॉलिटिक्स की बात हो रही है तो मैं बार एंड बेंच की भी बात करूँगी। जो रिलेशन है आजकल थोड़ी सी टकराव है, अगर आप देखें। देखिए एक हेल्दी जुडिशियल सिस्टम के लिए बार और बेंच दोनों उसके बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बार भी और बेंच भी दोनों काम करते हैं लिटिगेंट के लिए, जो एक्चुअली कंज्यूमर है इस पूरे सिस्टम का। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी डिफरेंस, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बार में और बेंच में वो अच्छी नहीं है जी। वो अल्टीमेटली नुकसान करेगी लिटिगेंट को, जो एक्चुअल हमारा कंज्यूमर है। तो एक हेल्दी और एक वर्किंग रिलेशनशिप होना बार और बेंच में बहुत ज़रूरी है। हमारे फादर के टाइम पे, हमारे फादर जो हैं मेरे पिताजी सेक्रेटरी रहे हैं बार के 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। उनका जो रिलेशनशिप था बेंच के साथ एक्सीलेंट था। 2006 में 2010 में मैं सेक्रेटरी रहा बार का, और उस वक्त तक बहुत सारे एलिगेशंस आए, बहुत सारी चीज़ें आई, बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई, लेकिन जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी चलती रही। पीछे कुछ टाइम से मीडिया में, पब्लिक परसेप्शन में और सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जिसका कि सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। आप मीडिया की बात कर रहे हैं स्वाति, मैं मीडिया ट्रायल की बात करूंगी। जिस तरीके से आप देखते हो कई सारे केसेस, उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। कोई भी छोटा बड़ा अगर बहुत हाई प्रोफाइल है तो बहुत ज़्यादा। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं भी ये समझती हूँ कि मीडिया ट्रायल कई बार बुरा असर भी डालता है, कई बार अच्छा भी डालता है। आपको लगता है कि क्या जब आप किसी केस को देख रहे हो और मीडिया ट्रायल चल रहा है, आप उससे प्रभावित होते हो? डेफिनेटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है टुवर्ड्स, आप फैक्ट्स जो है आपको नहीं पता कि कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है या क्यों जजमेंट जो निकल रही है वो क्यों निकल रही है,
आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आपको उसके लिए यू हैव टू रीड ऑर्डर्स क्या निकल रहे हैं, एक्चुअल लॉ क्या कहता है, प्रोसीजर क्या है। आपके दिमाग में देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी जो कि एंड प्रेशर भी रहता होगा ना उस चीज का उसमें। अगेन राइट, एक क्वेश्चन मार्क आप नहीं समझोगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि किसी को पक्का पता नहीं है कि वो है कि नहीं है। फुल स्टॉप का मतलब है कि वो पक्का। संजू में इन लोगों ने ये बात पे उठाया था, यू नेवर नो कि एक्चुअल चीज़ क्या है। आपका पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बन जाता है टुवर्ड्स समथिंग, और फिर उसको फर्स्ट इंप्रेशन मतलब फेयर जस्टिस पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव डालता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। सर, हम लीगल डिस्कोर्स की बात करते हैं, उसमें अभी कुछ कमी आई है। वो कारण उसका ये है कि 91 से पहले इनफैक्ट, और उस वक्त मनी वाज नॉट द ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्लिगेशन और ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी वो इम्पोर्टेंट था। जजेस को 9,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी, लॉयर्स 500 रुपया, सीनियर एडवोकेट को 660 रुपया मिलता था। पता था हमें डॉकेट का 660 रुपया, वो भी जब आर्गू करे तो। ओके। तो मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए काम नहीं करते थे, प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन के लिए काम करते थे बिल्कुल। और एक्सीलेंस के लिए काम करते थे। ये 91 के बाद जब कंपनी हुई, कॉरपोरेट लॉ आया, तो उसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो गया, स्टेक हाई हो गई, करप्शन भी हुई उसकी वजह से थोड़ी कई जगह। जी बिल्कुल। जजेस तक तो ऐसी बात नहीं पहुंची। हमारे वक्त में तो जुडिशरी में करप्शन का नामो निशान नहीं था। बड़ी कुछ से कि फला जज करप्ट है या फेवर करता है। सर, मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आपसे आपका रिएक्शन जानूंगी। आपको कैसा लगा, प्लीज़। ये जब ये मुझे देखने आए, बिरला मंदिर में देखने आए थे, तो उस टाइम ये बीए फाइनल में थे, तो इनकी मर्जी नहीं थी कि मैं शादी करूं अभी। तो इनके मदर फादर ने जोर डाला कि नहीं, शादी करनी पड़ेगी तुमको। तो इन्होंने उनकी मर्जी से ही शादी की है। जब तो कोई टेलीफोन वगैरह थे नहीं, तो ये मुझे लेटर लिखते थे, मतलब जब भी लिखते थे शेरा शायरी लिखते थे, कविताएं लिखते थे, चंडीगढ़ से भेजते थे मुझे ये। तो मैं उनका जो भी मेरे पे जवाब होता था वो मैं इनको लेटर के थ्रू ही भेजती थी। जी जी। ये आपकी वाइफ है? जी सर। और कितने सालों का साथ है आप दोनों का? 55th ईयर चल रहा है अभी। ओह वाह। 1966 वी गॉट मैरिड। बिल्कुल। मैम ने एक बात कही, आप उनके लिए लव लेटर्स लिखते थे और कविताएं भी लिखते थे। हाँ, वो असल में क्या था, जब पढ़ाई नहीं करनी होती थी और पेपर का बोझ नहीं होता दिमाग पे, और चंडीगढ़ में बड़ा अच्छा शहर था, बड़ा खूबसूरत शहर था, तो उसमें हॉस्टल में बैठे हुए सामने कसौली का पहाड़ दिखाई देता था, बर्फ़ डली होती थी, तो कविताएं बन जाती थी। मतलब कह सकते हैं दिल का हाल जो होता है वो आप खतों के जरिए देते थे। हाँ बिल्कुल, लिखते थे। और कुछ ऐसी कोई कविता की 2 लाइनें? हाँ, छोटा सा शायद एक मुखड़ा याद है मेरे को। लिपट कर बर्फीली चट्टानों से ये मंद हवा यूँ आती है, जैसे मेरे दूर सनम का आकर प्यार जताती है। अब पूरी तो मुझे याद नहीं है, वरना मुझे मालूम नहीं था कि आप ऐसा पूछेंगी तो मैं पूरी लेके आता नहीं। नहीं, मुझे लगता है वो खत ही मंगवा लेने चाहिए। हाँ, संजय जी, आपने कभी खत वो तो पढ़े मैडम हैं के माँ पास के होंगे। पास जो रहे? नहीं, मैंने ये इनफैक्ट ये तो मेरे लिए खबर ही है कि इस किस्म की शेरो शायरी हुआ करती थी। मुझे ये मालूम है कि मेरे फादर जो हैं बहुत अच्छे राइटर हैं। सर, आपकी एक बार बचपन में शोमैन राज कपूर से मुलाकात हुई थी, वो वाकया क्या था? वो मैं स्कूल से आया था, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कैंटीन थी हमारी, उसमें वो खुली थी, सारा शहर बंद था। शायद उन दिनों वो पंजाबी सुबह का आंदोलन चल रहा था, तो उन्हें कोई बढ़िया होटल वोटल शायद नहीं मिला, शायद शहर बंद था। तो राज कपूर, दिलीप कुमार और भगवान, ये तीनों इम्पाला गाड़ी लंबी में बैठ के वहाँ पे आ गए। जी जी। तो उन्होंने चाय और वो बिस्किट वगैरह लिए, बैठ गए। बड़े लोग 2-3 लोग इकट्ठे हो गए। मेरे फादर ने कहा, भाई हमारा बेटा भी बहुत अच्छा गाता है और इसको भी आप बॉम्बे ले जाओ, एक्टिंग कराओ। जी। तो राज कपूर साहब मुझे कहने लगे, वो काका केड़ी जमात च पढ़ रहे हैं, पंजाबी में बात। हाँ जी हाँ। कहा जी मैं 7वीं में पढ़ता हूँ। वो तू की कर रहा है काका, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन, मैं तो 7वीं फेल हैगा। तो मेरे प्यो ने मैनू कर तो कटता, मैं तो फ्लैश बॉय है, तो इत्थे आ गया। तो उन दिनों मेरा ख्याल शायद उनकी आवारा फिल्म के बाद की बात है ये।
क्या बात है। तो उनकी बात मुझे याद रही और मैं हंसता रहता हूँ हमेशा। आपने कुछ उनको गाना गाकर सुनाया था? हाँ, सुनाया था शायद। अब मुझे भी कोई गाना सुनाइए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मैंने उनको सुनाया। क्या बात है, बहुत अच्छा। आप क्लासिकल भी गाते हैं? हाँ, क्लासिकल तो और मेरा मन्ना दा के गाने आपको पसंद भी हैं? मन्ना डे वाज माय वेरी और फेवरेट। मुझे ये भी पता है, मैंने सुना है कई महफिलों में भी आपने गाया है, बिल्कुल लागा गाया। चुनरी में दाग। नहीं, मैं महफिलों से मैं तो स्टेज पे गाता रहा हूँ। जी, 7 जी, साल जी। मैंने एक्टिंग की है, स्टेज पे बैकग्राउंड गाने भी गाए हैं। हाँ हाँ। और मन्ना डे साहब का तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपको उनका बहुत ही बेहतरीन गाना एक सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल। लगा चुनरी में दाग, लगा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, भूल गई सब बचन विदा के, खो गई मैं ससुराल में आके, हाँ जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। आवाज और उस आवाज में जो खनक है, वो दर्द है जो उस गीत के लिए चाहिए। सोच कहते हैं। यही मैं कहूँगी, ये अनुभव है। जी जी। संजय जी, आपके पिताजी गाते हैं, जी। आप भी तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गुनगुनाते होंगे। देखिए, ये एक ऐसी विरासत है जो खून से आ जाती है। जी जी। और मेरे फादर जो हैं, फादर साहब बहुत बहुत कमाल के सिंगर हैं। ऑफ कोर्स जितना अच्छा वो गाते उतना अच्छा तो नहीं मैं गाता, लेकिन बहुत अच्छा गाता है। अपने कॉलेज के टाइम पे मैंने भी थोड़ा पार्टिसिपेट किया है अपना स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में। जी जी। तो कुछ थोड़ा बहुत सीखा तो नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही। तो जो ऐसे ही हैं वो बाद में हम जज करेंगे, पहले आप हमें सुनाएंगे। मैं 4 लाइनें आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। That's it. वाह वाह, क्या बात है। मैं ये कह सकती हूँ कि जो कहते हैं एक पिता का अक्स जो है, जी। वो आप में पूरा झलक रहा है, संगीत के तौर पे भी और प्रोफेशन। स्वाति, आप इन दोनों को कैसे जज करोगे? मैं आपको यहाँ पे अगर जज सुन रही हूँ, किसने बेहतर गाया? Oh, definitely. I am sorry, but I mean, you have to give it to him. You know, this is where it started. यहाँ से शुरू हुआ है. He is very good. मतलब I'm nobody to judge, but definitely. बड़े पापा. बातों का सिलसिला है, ऐसा लग रहा है कि मैं भी यही बार बार बोलूं कि आज जाने की जिद न करो। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए और इतना कीमती वक्त दिया। और साथ ही साथ मैं अगर देखूं कि ये जिस मजबूत दरख्त को आज मैं देख रही हूँ, उसकी छाया भी दिख रही है, उस पर रोशन जो एक कामयाबी है वो भी दिख रही है, आप दोनों के ज़रिए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. दोस्तों, फेस टू फेस में बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ और दिलचस्प किरदारों के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।